स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था। उसके सिग्निफिकेंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल, वो सब हमने किए थे। अब हम इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर ही रहता है, ठीक है, इट लाइज आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो इससे एक क्वेश्चन अराइज होता है जिसका आंसर हम दे सकते हैं हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में क्यों नहीं रह सकता। ये हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? देखो, हमारे पास जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस, उसका जो साइज है वो नियर अबाउट 10⁻⁻15 या 16 मीटर कितना, ठीक है, 10⁻⁻15 या 16, हम कुछ भी ले सकते हैं, नियर अराउंड अगर हम 15 लिखना चाहें तो 15 लिख सकते हैं, ठीक है। इतने मीटर का डायमीटर होता है, ठीक है, कि जो न्यूक्लियस है उसका जो डायमीटर है वो है 10⁻⁻15। अगर मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके अंदर लाई कर रहा है, न्यूक्लियस के अंदर, किसके अंदर लाई कर रहा है, न्यूक्लियस के अंदर, तो इसकी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी आएगी वो इतनी तो होगी 10⁻⁻15। कल मैंने एक आपको एग्जांपल बताया था कि अगर एक रूम है या एक सर्कल है जिसका डायमीटर 10 मीटर, तो अनसर्टेनिटी कितनी होगी, 10 हो सकती है, कि कोई यहाँ से मेजर कर रहा है, कोई इस पोजीशन से, कोई मतलब किसी भी पॉइंट से मेजर कर सकते हैं, तो अनसर्टेनिटी इसके डायमीटर के बराबर आ रही है। इसी तरीके से जब हम उसकी अनसर्टेनिटी जो होगी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में, वो कितनी होगी, 10⁻⁻15 मीटर, जो उस न्यूक्लियस का डायमीटर है। ये कब जनरल मान के चलते हैं कि जो न्यूक्लियस का डायमीटर वो नियर अराउंड इतना होता है, फिक्स नहीं है, तो उसकी जो पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो इतनी आएगी। अब अगर अनसर्टेनिटी इतनी है, हमें पता चल गई कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इतनी है, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू इतनी है, तो हम डेल्टा वी निकाल सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी में कितनी अनसर्टेनिटी आएगी। तो वो देखते हैं कितनी आती है, उसी से हमारा आंसर जो है हम इस बात का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो हम न्यूक्लियस का जो साइज है वो कितना होगा, 10⁻⁻15, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर। अब हमारे पास जो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो था उसको मैथमेटिकली हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे थे, h/4 डेल्टा वी। डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें पता है, हमें डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी, ये आएगी 6.6 × 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 4 × 3.14। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31, और आपके पास जो डेल्टा वी की वैल्यू है, सॉरी डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10⁻⁻15। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 5.7 × 10⁻10 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास डेल्टा वी आ गया। क्या आ गया आपके पास, डेल्टा वी की अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दी है आपके पास। अब देखो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड कभी भी लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती। लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये तो इससे ज्यादा है, कि उसकी वेलोसिटी में इतनी अनसर्टेनिटी है, तो मतलब हमने तो कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, इतनी तो आ ही नहीं सकती है, तो लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड आ रही है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि कोई भी पार्टिकल है जिसका कुछ ना कुछ मास है, उसकी स्पीड कभी भी लाइट की स्पीड के इक्वल या उससे ज्यादा नहीं हो सकती, बराबर भी नहीं हो सकती, ठीक है। ज्यादा का तो छोड़ो, इसके बराबर भी नहीं हो सकती किसी भी पार्टिकल की जो स्पीड है। जिस दिन हम ये स्पीड अचीव कर लेंगे ना, उस दिन हम टाइम मशीन बना देंगे। क्या बना देंगे, टाइम मशीन, क्योंकि हम इसको तो कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। हमारे 4 एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड एंड टाइम एक्सिस, और एक कौन सा एक्सिस है, टाइम एक्सिस। तो हम टाइम एक्सिस को जब कंट्रोल कर लेंगे, जब इसके बराबर हम स्पीड कर लेंगे, तो हम टाइम मशीन बना सकते हैं। ये उसका कॉन्सेप्ट है। अब तक हम इतनी स्पीड अचीव नहीं कर सकते, जिस दिन ये स्पीड अचीव हो जाएगी, इसको हम कांस्टेंट मान रहे हैं, फिर ये कांस्टेंट भी नहीं रहेगी,
कांस्टेंट तो इसलिए कि ये जो स्पीड इसको हम अचीव नहीं कर पाए तो हमने कह दिया कांस्टेंट है, ठीक है। तो जिस दिन इसको अचीव कर लेंगे एक या हम कह सकते हैं, फिर हमने एक एक्सिस को कांस्टेंट कर लिया, टाइम को फिर हम बढ़ने नहीं देंगे, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्पीड जो आपके पास लाइट की उससे ज्यादा स्पीड आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि हमने कुछ ना कुछ गलत लिया इसके अंदर। और वो गलत हमने क्या लिया था कि हमने मान लिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है। अभी तो हमने उसकी जो पोजीशन है, अनसर्टेनिटी पोजीशन है, वो हमने इतनी मानी थी। तो मतलब ये हमने कल जो प्रेडिक्शन जो हमने सपोज किया है वो गलत है हमारी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ लाई करता है, बाहर ही लाई करता है, न्यूक्लियस के अंदर लाई नहीं करता। क्यों? क्योंकि इतनी स्पीड पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बाहर ही रहता है। ये हम हीज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, क्या है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। एटम के लिए हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बताएंगे, जैसे हमने बोर्स मॉडल पढ़ा था, रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। लेकिन वो सब मॉडल फेल हो गए, तो हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो अब हम जिससे रिलेटेड स्टडी करते हैं या क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ये हमारा लेटेस्ट मॉडल है, ठीक है, जो बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है, या जो लिमिटेशंस थी बोर्स मॉडल की, ठीक है। देखो बोर्स ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स में, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन डी ब्रोगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन है या कोई भी पार्टिकल है, सभी में वेव नेचर होता है, तो वो वेव की तरह ट्रेवल करेगा, तो फिक्स्ड ऑर्बिट कैसे होगा। दूसरा, हीज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि हम एक्यूरेटली उसकी स्पीड या पोजीशन नहीं बता सकते, तो हमें क्या पता, देखो जब हम पोजीशन ही एक्यूरेटली नहीं बता सकते तो हमें क्या पता वो ये फिक्स्ड पाथ में या उसका फिक्स्ड पाथ क्या है, क्योंकि हम पोजीशन तो बता ही नहीं पा रहे। तो जब तक हमें सारी पोजीशंस पता नहीं होंगी, हम कैसे बता देंगे कि वो फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। तो बोर्स मॉडल जो था वो फेल हो गया, ठीक है। जो हीज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया और डी ब्रोगली वेव कांसेप्ट जो था, ठीक है, उन्होंने जो बोर्स मॉडल था उसको फेल कर दिया, ठीक है। ये उसकी लिमिटेशंस थी, ड्रॉबैक्स थी, जो बोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और वो हम इसमें पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इसमें पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। तो देखो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे एक साइंटिस्ट थे श्रोडिंगर, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने फंक्शन यूज किया साइन, क्या बोलेंगे इसको हम, साइन, ठीक है। ये वेव फंक्शन था, क्या था ये, वेव फंक्शन, एज ए वेव फंक्शन उन्होंने लिया, ठीक है। और उन्होंने एक, अब देखो हम जब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं बता पा रहे, उसकी वेलोसिटी नहीं बता पा रहे, तो हम एनर्जी कैसे बताएंगे, एनर्जी भी नहीं बता सकते। हम कह रहे हैं फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो हमें जब तक उसकी पोजीशन नहीं फिक्स नहीं पता, तो हम कैसे बताएंगे उसकी पोजीशन क्या है, ये या उसकी एनर्जी कितनी है, ये भी हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो हम जब तक ऐसा नहीं करेंगे, हमें इलेक्ट्रॉन या एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में एग्जैक्ट आइडिया नहीं होगा, ठीक है। तो इन्होंने एक साइन वेव फंक्शन यूज किया, ठीक है, और एक इक्वेशन दी, ठीक है, जिसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं। क्या थी वो, curly 2 psi upon curly x square plus curly 2 psi upon curly y square plus curly 2 psi upon curly z square plus 8 pi square m upon x square into e minus v into psi is equal to 0। ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्या है ये, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, जिससे हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे वैल्यू किसकी, साई की,
और ये जो साई की वैल्यू आएगी ये हमें एनर्जी के बारे में बताएगी। इसके बारे में बताएगी एनर्जी के बारे में। और हम जो है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बता सकते हैं। ऐसे हमारे पास और इक्वेशन होंगी या हम उन इक्वेशंस की हेल्प से ये बता सकते हैं कि उसका मोमेंटम क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। तो वेव फंक्शन जो होगा उन सभी में साई रहेगा। क्या रहेगा? साई रहेगा। ठीक है, तो हम साई की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमें क्या बताएगी? एनर्जी के बारे में कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल्टा स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर इनटू e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है इसको। ये हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, इसकी जगह हमने क्या यूज कर दिया? डेल्टा स्क्वायर। क्या यूज कर दिया? डेल्टा स्क्वायर। तो ये सभी श्रोडिंगर, ये दोनों क्या है आपके पास? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्या है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिनके हेल्प से हम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मोमेंटम, उनकी वेलोसिटी, उनकी पोजीशन सब हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस इतने नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए कि क्या है ये। ठीक है, इसकी ये फॉर्म भी आपको जरूर पता होनी चाहिए कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की जो नेक्स्ट फॉर्म है वो क्या है। एक और भी फॉर्म हो सकती है, वो ये है आपके पास h psi is equal to h psi is equal to e psi, h psi is equal to e psi। ये एक और इक्वेशन हो सकती है। ये आपके पास एक ऑपरेटर होता है। क्या होता है? ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हम इसको बोलते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, क्या है ये कि ऑपरेटर क्या होता है? मतलब जो भी हम जैसे मैथमेटिक्स में हम यूज करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये सब ऑपरेटर है। कि हम 2 into 2 कर रहे हैं, 2 plus 2 कर रहे हैं, तो हम क्या ऑपरेट कर रहे हैं? तो हम क्या ऑपरेटर यूज करेंगे कि मैं मल्टीप्लाई यूज कर रहा हूँ या प्लस का साइन यूज कर रहा हूँ, तो ये सब ऑपरेटर कहलाते हैं। ऐसा ही ये एक ऑपरेटर है। तो इस फॉर्म में भी इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। ये भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए इनकी, इसकी तीनों फॉर्म क्या क्या है। ठीक है, ये मैंने बता दी है। तो ये हमारे पास अब इन इक्वेशंस की हेल्प से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी एनर्जी कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है, मोमेंटम कितना है, पोजीशन क्या है। तो हम अब ये बता सकते हैं कि उसकी एनर्जी, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो वो हम कैसे बताएंगे? क्या है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इसके और क्या पोस्टुलेट्स थे, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। जो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी उसमें जो वेव फंक्शन था साई, ठीक है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखो साई जो है, केवल अगर हम साई लें तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई। बट साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। इट डिटरमाइन या इट हैज अ सिग्निफिकेंस टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। कि ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स की कितनी प्रोबेबिलिटी है किसी भी पॉइंट पे मिलने की। ठीक है, तो इट डिटरमाइंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स एट ए पॉइंट। हमें साई स्क्वायर की जो सिग्निफिकेंस है वो ये। ठीक है, ये हमें बताता है कि कोई भी पर्टिकुलर एरिया, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट है, उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये रहेगी। अब इसी से हमारा एक और जो टर्म है वो अराइज होती है, दैट इज ऑर्बिटल। क्या है हमारे पास? ऑर्बिटल। अभी हमने ऑर्बिट्स पढ़े थे इससे पहले, अब हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल। कि ये आपने लिमिटेशन के अंदर भी पढ़ा था कि जो बोर्स मॉडल था वो 3 डायमेंशनल के लिए नहीं था। ठीक है, उसको 2 डायमेंशनली ही एक्सप्लेन किया गया था। 3 डायमेंशन के लिए वो मॉडल जो था वो फेल हो गया था। तो ऑर्बिटल्स, देखो हमने पढ़ा था ऑर्बिट के बारे में। ऑर्बिट क्या थे? सर्कुलर पाथ फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, whereas orbitals are the area where the area around the nucleus
around the nucleus where probability of finding electrons is maximum कि वो एरिया न्यूक्लियस के चारों तरफ जहां जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, वो क्या आपके पास है? ऑर्बिटल्स। वो क्या आपके पास? ऑर्बिटल्स। और बहुत सारे ऑर्बिटल्स हो सकते हैं किसी भी एटम के अंदर, इसको अब हम आगे सब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, क्वांटम नंबर्स की बेसिस पे। किसके बेसिस पे? क्वांटम नंबर्स के बेसिस पे। तो ये ऑर्बिटल्स आपको समझ में आ गया होगा क्या है? द एरिया अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम। इसको हम 3 डायमेंशनली एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं। आगे देखेंगे हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स की जो स्ट्रक्चर्स है उनको बता पाएंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था ऑर्बिटल का, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की, या हम क्वांटम नंबर्स के बारे में भी पढ़ेंगे आगे कि क्वांटम नंबर्स क्या है, तो वो सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। क्या है वो देखते हैं। तो अगर हम बात करें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की, तो वो सारा डिपेंड करता है क्वांटम नंबर्स पे। इस पे डिपेंड करते हैं क्वांटम नंबर्स पे। क्या है क्वांटम नंबर्स? द नंबर्स विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। कि वो नंबर्स जिनकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, कौन से ऑर्बिटल में वो प्रेजेंट है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, सारी चीजें हम बता सकते हैं अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर्स। क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर्स। और ये हमारे पास 4 टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स हमारे पास हो सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब हम एक धीरे धीरे पढ़ेंगे सभी आपके पास क्वांटम नंबर्स को कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, मतलब एटम इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या है? प्रिंसिपल, दूसरा एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, इसको l से, ये m या ml से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है इस तरीके से। ये हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर s से या ms से, ये सभी हम सिंबल्स यूज करेंगे इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या है, क्या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है वो देखते हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है शेल के बारे में कि कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कौन से मेन एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये हमें बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। इससे रिप्रेजेंट करते हैं n से कि आपके पास जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ ये जो ऑर्बिटल्स है, ये जो सर्कुलर पाथ्स हम कह रहे हैं, कौन से सर्कुलर पाथ के अंदर, कौन से ऑर्बिटल के अंदर, कौन से शेल के अंदर, ऑर्बिटल ही बोलेंगे, सॉरी क्या बोलेंगे हम? शेल बोलेंगे, कि कौन से शेल के अंदर प्रेजेंट है। n = 1 के अंदर, n = 2, 3, 4 कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है। ये इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं k, l, m, n, o, p एंड सो ऑन, ठीक है। तो कौन से शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये हमें कौन बताएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन बताएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो आपके पास सर्कुलर पाथ्स हैं इनको हम बोलेंगे शेल। क्या बोलेंगे? शेल, ठीक है, कि फर्स्ट शेल के अंदर है, सेकंड के अंदर, थर्ड के अंदर है, फोर्थ के अंदर, इस तरीके से। और अगर हमें उस शेल के बारे में पता है तो हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बता सकते हैं इस इक्वेशन से, -2π2me4 डिवाइडेड बाय n² h²। इस अब हमें n की वैल्यू पुट करनी होगी कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और हम क्या बता सकते हैं? उसकी एनर्जी बता सकते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है, और अगर हमें ये पता है तो हम उसकी एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास n की वैल्यू 1 है तो आप कह सकते हो कि फर्स्ट शेल के अंदर, सेकंड 2 है तो थर्ड शेल के अंदर, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो ये तो था फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम
एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो देखते हैं। सेकंड जो है हमारे पास वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको सेकेंडरी या सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। अब ये हमें क्या बताएगा? इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ सबशेल्स प्रेजेंट इन ईच शेल, कि कितने सबशेल्स प्रेजेंट हैं मेन शेल के अंदर, उसके बारे में हमें बताता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सबशेल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सबशेल, कि सबशेल्स क्या है? देखो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो लाइन स्पेक्ट्रा था बहुत सारे एलिमेंट्स का, कि जब हमने उनको ऑब्जर्व किया केयरफुली तो हमने क्या देखा कि हम देख रहे थे कि लाइन स्पेक्ट्रा के हमारे पास इस तरीके से लाइन थी डिफरेंट, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रा में लाइन से आती है, ठीक है। तो ये जो हमने लाइन, जब इन लाइंस को हमने जूम करके देखा केयरफुली और तो देखा कि ये एक कंटिन्यूअस लाइन नहीं है इसके अंदर, कि अगर मैं इसको जूम करता हूं तो मैंने क्या देखा कि ये जो लाइन है ये बहुत सारी फाइन लाइंस के अंदर स्प्लिट हो गई है, कि ये जो लाइन है, ये जो पोर्शन है, इसको जब मैंने देखा कि ये इसके अंदर और बहुत सारी फाइन लाइंस प्रेजेंट है जो देखने में हमें एक कंप्लीट डार्क लाइन नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये और बहुत सारी लाइंस में स्प्लिट हो गई। तो ये स्प्लिटिंग क्यों थी वो हम बताते हैं कि वो स्प्लिटिंग जो है वो सब शेल्स की वजह से, इसकी वजह से थी, सब शेल्स की वजह से थी, कि ये जो सब शेल्स हैं इनकी एनर्जी डिफरेंट हो सकती है। जब इनकी एनर्जी डिफरेंट होगी तो हमें डिफरेंट लाइंस जो है वो हम ऑब्जर्व करेंगे, हमें देखने को मिलेगी। तो हमने क्या देखा कि ये जो शेल्स हैं ये फर्दर डिवाइड हो रहे हैं बहुत सारे सब शेल्स के अंदर, इसके अंदर बहुत सारे सब शेल्स के अंदर, और वो डिपेंड करता है एल की वैल्यू पे, कि एल की जो वैल्यू है एल इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, कि एल की जो वैल्यू है वो हो सकती है 0 से लेके n माइनस 1 तक, n माइनस 1 तक, ठीक है। सपोज करो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास n की वैल्यू है 2, तो l की वैल्यू मेरे पास होगी एक तो 0 और एक हो सकती है 1, n माइनस 1 कर दो, n की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 माइनस 1 कितनी होगी 1, तो मतलब जो लास्ट वैल्यू है वो कितनी आएगी 1 आएगी। तो l की वैल्यू 2 हो सकती है मेरे पास। अगर n की वैल्यू मेरे पास है 4 तो l की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 एंड 3, 0 से लेके n माइनस 1 तक ही l की वैल्यू हो सकती है। अब इन वैल्यूज से हम बता सकते हैं कि कौन कौन से सबशेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर n की वैल्यू आपके पास 0 है 1 है 2 है 3 है, तो अगर l की वैल्यू अगर 0 है तो कौन सा सबशेल होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे s से, इसे रिप्रेजेंट करेंगे s से। और अगर l की वैल्यू 1 है तो वो सबशेल हो जाएगा p d f एंड सो ऑन, चलता जाएगा इसी तरह। हमें अब तक ही पढ़ना है इसलिए हम और आगे नहीं लिखेंगे। कि आपके पास सबशेल हो सकता है s p d f, l की वैल्यू 0 1 2 3 4 ये सब हो सकती है, ठीक है, और इसी के बेसिस पे हम सबशेल बता सकते हैं। तो अगर आपको n की वैल्यू पता है तो आप l की वैल्यू बता सकते हो, और आप ये बता सकते हो देखो n की वैल्यू 2 है तो मतलब सेकंड शेल है। कौन सा शेल है? सेकंड शेल है, कि ये फर्स्ट शेल है और ये कौन सा शेल है? सेकंड। तो सेकंड शेल के अंदर कितने सबशेल हो गए? 2। एल हमें क्या बता रहा है? कितने सबशेल हो गए। अब एल की वैल्यू 0 है तो मतलब एक सबशेल तो कौन सा है? एस, और दूसरा कौन सा है? पी। तो मतलब जो सेकंड जो आपके पास शेल है उसके अंदर 2 सबशेल प्रेजेंट है, एस एंड पी। अगर एन की वैल्यू 4 है तो आपके पास 4 सबशेल होंगे। कितने सबशेल होंगे? 4, एस पी डी एंड एस पी डी एंड एफ, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि हम इसका यूज कैसे करेंगे। आपने कैल्शियम जो है उस लोअर क्लासेस में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ी है 2882, तो ये कैसे आई इस सभी का रीजन हम इसमें पढ़ लेंगे इसी चैप्टर में, आगे देखेंगे, ठीक है। तो लेकिन अब हमने पढ़ा कि एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? सबशेल्स के बारे में। इसके बारे में बताता है सबशेल्स के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में बताएगा,
एजिमुथल क्वांटम नंबर सब शेल के बारे में बताएगा कि आपके पास जो शेल है वो फिर से डिवाइड हो गया, फर्दर डिवाइड हो गया। जैसे अगर मैं बात करूं स्कूल कि आपके पास डिफरेंट स्कूल हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एक पर्टिकुलर स्कूल की बात करता हूं तो उसके अंदर मैंने कहा कि एक स्टूडेंट है वो न्यूरा स्कूल में पढ़ता है या कोई एबीसी स्कूल है उसके अंदर वो पढ़ रहा है। अब वो कौन सी क्लास में पढ़ता है उसको हमने फिर से फर्दर डिवाइड कर दिया कि वो 10th क्लास में, 11th में है, 12th में है। अगर वो 11th क्लास में है तो कौन सी स्ट्रीम है, इसमें भी हम डिवाइड कर सकते हैं कि साइंस में है, वो आर्ट्स में है, कॉमर्स में। लेकिन अब वो है तो स्कूल के अंदर ही सारी चीजें, तो शेल जो है उसी के अंदर क्या है, सब शेल है। हमने डिवाइड कर दिया फर्दर कि अगर वो स्कूल के अंदर जा रहा है तो कौन सी क्लास के अंदर बैठ रहा है, फर्स्ट क्लास के अंदर है, 10th के अंदर है, 12th के अंदर है, तो वो आप हम कंपेयर कर सकते हैं कि वो सब शेल्स है। क्या है वो सब शेल्स है। तो ये तो हमें एजिमुथल क्वांटम नंबर बताता है सब शेल्स के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हमें वो क्या एक्सप्लेन करता है उसको देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, m से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमें क्या बताएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ए सबशेल, कि कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है किसी सबशेल के अंदर। कि हमने सबशेल्स को फिर फर्दर डिवाइड कर दिया, सबशेल्स को क्या कर दिया, फर्दर डिवाइड कर दिया, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल्स। और m की जो वैल्यू है वो हो सकती है m की जो वैल्यू वो हो सकती है -L2 प्लस L, -L2 प्लस L। सपोज करो आपके पास n की वैल्यू है 3, तो L की वैल्यू कितनी होगी, 0, 1 एंड 2। और जो आपके पास m की जो वैल्यू होगी, m की जो वैल्यू, ठीक है, वो आपके पास हो सकती है, अगर हम एक वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं, सपोज करो मैं 2 की जो वैल्यू उसके लिए बात कर रहा हूँ, या 1 की वैल्यू, सपोज करो L की वैल्यू हम लेके चल रहे हैं 2, कि आपके पास जो डिफरेंट सबशेल्स हो सकते हैं कि ये आपके पास S सबशेल को रिप्रेजेंट करेगा, ये P को, ये D को। तो मैं D सबशेल को लेके अगर चल रहा हूँ कि L की वैल्यू अगर 2 ली है तो M की जो वैल्यू है वो -2 से लेके +2 तक हो सकती है, -2 दैट इज -1, 0, 1 एंड +2, ये सब वैल्यू हो सकती है किसकी। अगर L की वैल्यू मैंने 1 ली है तो M की वैल्यू जो है वो हो सकती है -1, 0 एंड -1, 0 एंड +1, मतलब -L2 प्लस L के बीच में जो भी वैल्यूज आएंगी वो किसकी हो सकती है, M की वैल्यू हो सकती है। और ये सभी हमें बताते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में कि अगर L की वैल्यू मैंने ली है 0, L की वैल्यू मैंने ली 1, 2, 3, तो जो M की जो वैल्यू है, या मैं कहूं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इसमें तो होंगे 1, कि अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 की, -0 से +0 मतलब 0 ही है तो 1 होगी वैल्यू। अगर L की वैल्यू आपके पास 1 है तो M की वैल्यू कितनी हो सकती है, -1, 0 एंड +1 मतलब 3 वैल्यू हो सकती है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3 हो गए। अगर L की वैल्यू 2 है तो आपके पास M की वैल्यू कितनी हो सकती है, 5, तो मतलब कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 5। और अगर आपके पास L की वैल्यू है 3 तो आपके पास M की वैल्यू क्या हो सकती है, -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3, ये कितनी वैल्यूज हो गई, 7। तो मतलब आपके पास कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, 7 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, 7 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। और L की वैल्यू 0 तो इसका मतलब है कि S सबशेल है, L की वैल्यू 1 है तो P सबशेल, D एंड F। तो मैं ये कह सकता हूं कि S सबशेल के अंदर केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, P सबशेल के अंदर केवल P सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और D सबशेल के अंदर 5, और F के अंदर कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हम सब एक्सप्लेन कर सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पिन क्वांटम नंबर, वो क्या है उसको देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। देखो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है और अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है, जैसे अर्थ रोटेट कर रही है, तो उसको हम स्पिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं, कि वो स्पिन कर रहा है अपने ही एक्सिस के ऊपर। तो ये हमें बताता है उसकी स्पिन के बारे में, इसके बारे में बताता है स्पिन के बारे में, और उसी से रिलेटेड है कि उसकी हम फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लेन कर सकते हैं।
ठीक है, कि कोई सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, कैसा होगा, ये सब हम उसी के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो आपके पास जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है और वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। कि आपके पास जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मतलब दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो सकती है। ठीक है, स्पिन की तो जो क्लॉकवाइज जो स्पिनिंग होगी उसको हम +½ से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे रिप्रेजेंट करते हैं +½ से, और जो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है इसको हम -½ से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे रिप्रेजेंट करते हैं -½ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमें जस्ट स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, स्पिन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो स्पिन कर रहा है उसकी डायरेक्शन कैसी है, उसकी स्पिनिंग कैसे हो रही है, क्लॉकवाइज हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। ठीक है, इसको हम +½ से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको -½ से। तो ये सभी अब हमने क्वांटम नंबर्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो शेल के बारे में बताएगा, उसके बाद था एजीमुथल क्वांटम नंबर जो सब शेल के बारे में बताएगा, और उसके बाद था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा, और नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर जो हमें किसके बारे में बताएगा, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है। अब देखो इन सभी इंफॉर्मेशंस का यूज करके हम एक इलेक्ट्रॉन के बारे में उसकी एनर्जी, उसकी पोजीशन, सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे इसमें हम और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे कि क्वांटम नंबर से हम कैसे इंफॉर्मेशन बताएंगे, सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब एक चीज जो आपको याद रखनी है कि अगर कोई भी एटम है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, चाहे वो किसी भी शेल के अंदर हो, किसी भी सब शेल के अंदर हो, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो ये 4 क्वांटम नंबर है इनकी सारी वैल्यू सेम नहीं हो सकती, इक्वल नहीं हो सकती। कि देखो हमने n की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, l की वैल्यू जो नंबर है उसका भी कोई नंबर होगा, m का भी कोई नंबर होगा, s का भी कोई नंबर हो सकता है, +½ या -½ तो ये चारों नंबर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं हो सकते एक ही एटम के अंदर। इसके अंदर एक एटम के अंदर, ये सब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, बस ये आपको याद रखना है, फिर हम देखेंगे क्यों, या आपको आंसर अगर पता लग जाए तो मुझे जरूर बताना, सोचना इसके बारे में कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो ये पढ़ना है आपको 4 क्वांटम नंबर्स के बारे में, कोई डाउट रहती है तो मेरे से जरूर पूछना है। ठीक है, थैंक यू।